नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हम इस समय जीके के सीरीज को लेकर के चल रहे हैं और जीके आप जानते हैं सभी परीक्षाओं में इसका महत्व है और जीके के प्रश्न लगातार आते हैं। इसलिए सबसे पहले हम जीके के जो है जितने भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट पूछे जाते हैं उनको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। और कई पार्ट्स में हम लेकर के आए हैं, आप तक 8 पार्ट अपलोड हो चुका है और ये हमारा 9वां जीके का 9वां जो है सीरीज है, जिसमें हम एक्सप्लेनेशन सहित जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम उसको डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे इसके द्वारा जैसा कि यूपी पेट का एग्ज़ाम कराया गया, आप पेट का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेखपाल का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ज़रूरी है, और कोई भी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा अगर करा रहे हैं कोई भी परीक्षा अगर हो रही तो उसके लिए बहुत, चाहे मंडी परिषद की हो चाहे किसी भी की, तो सुपर टेट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जीके तो जीके है और जीके के बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे एग्ज़ाम में जो है गाहे बगाहे रिपीट होते रहते हैं, तो इनके प्रश्नों को अच्छी तरह से याद रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जीके में जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वो किन किन क्षेत्रों से और किस टाइप के पूछे जाने का ट्रेंड चल रहा है इसका भी हमें पता चलता है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ। जीके का 9वां वीडियो है और जो आप इसके थंबनेल पर वीडियो के शुरुआत में जो आपने अगर कोई प्रश्न देखा होगा उसका उत्तर इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। चलिए देखिए दोस्तों, पिछला जो हमने वीडियो देखा था उसमें ये प्रश्न आए थे, यहाँ तक हमने ख़त्म किया था कोंकणी की शासकीय भाषा, इसके अलावा अलाई दरवाज़ा के बारे में, लोकसभा में सीटों के बारे में आपने ये सब प्रश्न देखे थे। और आप रिवीजन करना चाहें तो इसको एक बार ऐसे देख सकते हैं। चलिए हम आज के नए प्रश्नों को लेकर चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है, पूछा गया है किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। दोस्तों, अगर आपने भारत का मैप देखा होगा जो समुद्री किनारे वाले हैं, इस तरह से गुजरात है, फिर इधर है, ये इस तरह से है इधर, तो ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, उसके बाद है गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, फिर यहाँ तमिलनाडु है, फिर इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वगैरह है, फिर इधर आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल। तो ये इतने सारे लगभग राज्य हैं जो समुंदर के किनारे में हैं, मतलब जिनकी सीमा समुंदर से लगती है। पूछा सबसे लंबी किससे लगती है, तो दोस्तों देखने में तो ऐसे गुजरात छोटा लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये जो है इस तरह से अंदर ऐसे मुड़ा हुआ है तो 3 बार, इसको जब लंबा करेंगे तो सबसे लंबा ये हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, गुजरात का सबसे लंबा है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कम से कम हज़ारों बार ये रिपीट हो चुका होगा, ऐसा आप समझ लीजिए, और आगे भी चांस है कि ये रिपीट हो। इसलिए रिपीट हो क्योंकि इसमें कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है दोस्तों, लोगों का जो ध्यान है, मैप जो देखते हैं लोग और अगर इसको पढ़े नहीं रहते तो उन्हें लगता है कि गुजरात का जो सीमा है सबसे छोटा है, लेकिन जैसे कि सांप होता है कितना भी लंबा हो लेकिन एक छोटे से इसमें ऐसे घूम करके बैठ जाता है, या नदियाँ होती हैं उनकी लंबाई ज़्यादा होती है, इस तरह से अमेजन नदी, ठीक है, लेकिन जो है अगर इसको सीधा कर दें तो या इसकी लंबाई पूरी ऐसे जोड़ लें अगर आप माप करके तो बहुत ज़्यादा लंबाई हो जाएगा, डायरेक्ट मापेंगे तो कम होगा। तो इसी तरह से गुजरात का जो तट रेखा है वो भी सबसे लंबा है। जितने राज्य हैं यहाँ पर समुद्र के किनारे सबसे ज़्यादा तट रेखा लंबा किसका है, तो गुजरात का है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसकी अगर लंबाई की बात करें दोस्तों तो इसकी लंबाई लगभग है 1200 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर दशमलव समथिंग है। तो इतना आप याद रखिए कि इसकी लंबाई इतना किलोमीटर है, किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है दोस्तों। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं यानी सांसद होते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये होता है 5 वर्ष, ये आप जानते होंगे। इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों, कभी इसके अनुच्छेद के बारे में पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 83 2 में इसके जो है कार्यकाल और के बारे में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा या एडम गिलक्रिस्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है युवराज सिंह। अब इसमें एक्सप्लेनेशन जैसी कोई विशेष बात है नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप क्या है। तो दोस्तों जो एएसपी है, इस तरह आप पहले एएसपी अंग्रेजी में लिख लिया करें
और जब इस तरह के टर्मिनोलॉजी आए तो देखिए हिंदी में चूँकि लिखा है, हो सकता है इसमें दिक्कत हो, तो बगल में अंग्रेजी में भी लिखा रहता है आपको जो क्वेश्चन बुकलेट आप देखेंगे। तो सार सेवा प्रदाता ये तो है नहीं, आवेदन सेवा प्रदाता यानी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर देखिए इसके लिए भी ये है। और ये देखिए आवेदन संकेत प्रदाता ये तो नहीं है, लेकिन सक्रिय सेवा पृष्ठ जो है यानी एक्टिव सर्विस पेज, ठीक है, तो इसके लिए भी है। और ये दोनों टर्मिनोलॉजी दोस्तों ऐसी हैं जो कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है और दोनों ही यूज होती हैं एएसपी के रूप में। तो दोस्तों दोनों का है, ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप ध्यान रखिएगा, दोनों का ये आंसर है। जो हमने अंग्रेजी में नाम बोला उसको आप नोट कर लीजिएगा पीडीओ को बैक करके। आगे देखिए अबू धाबी की राजधानी है, मतलब अबू धाबी किसकी राजधानी है दोस्तों? तो देखिए अबू धाबी नाम से ही जैसा कि पता चल रहा होगा ये कोई अरबियन कंट्री है। तो देखिए दक्षिण कोरिया तो हो नहीं सकती, नीदरलैंड और इटली ये सब जो है यूरोप के देश हैं। दक्षिण कोरिया आपके चीन के मतलब की तरफ आपका देश है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात वैसे भी आप आइडिया भी लगा सकते हैं ऑप्शन से भी, लेकिन अगर समस्या आयोग आपका बढ़ा सकता है, अगर सारे देश चारों ऑप्शन में सभी आपके अरब कंट्रीज़ को ही दे दे, जैसे यूएई दे दिया, पहला यूएई दे दिया, दूसरा आपका सऊदी अरब दे दिया, ठीक है, ईरान दे दिया, ईरान, तो इस तरह के देशों के नाम अगर दे देता है तो आपकी मुश्किल बढ़ जाएगी। इसलिए ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और जो तेल उत्पादक देश हैं, जितने भी तेल उत्पादक देश हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वैसे भी होते हैं, तो उनकी राजधानियाँ और उनके जो है उनकी मुद्राएं वगैरह आपको याद रखनी होंगी। तो इसका अबू धाबी की बात करें तो ये किसकी राजधानी है? तो यूएई की राजधानी है। चलिए, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला प्रश्न दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। नीति आयोग का गठन किस के स्थान पर किया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कई बार इसके बारे में पूछा गया, और एक बार तो नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा था, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। ये भी जो है एक बार किसी एग्जाम में एक बार नहीं कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। माई टूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखिका हैं इंदिरा गांधी जी। अगला प्रश्न है, तेरताली का लोक नृत्य है। तेरताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए राज्यों के नाम है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर या कर्नाटक। दोस्तों तो यह है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य। छत्तीसगढ़ में जनजाति लोक नृत्य हैं और कमार जनजातियों के बीच ये प्रसिद्ध है। कमार जनजातियों के बीच तेरताली लोक नृत्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार में स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कुतुब मीनार आप जानते हैं दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण किसने शुरू कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, और इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया था। इसका निर्माण पूरा किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। तो दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार, आप जानते होंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? दोस्तों आप जानते होंगे भारतीय संविधान जो है ये विश्व का सबसे लंबा, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये 12 लाख शब्दों से लगभग है इसमें। तो अप्रॉक्सीमेटली जो इसमें रहता है वो हम लगाते हैं, वैसे तो 11,73,000 समथिंग करके शब्द इसमें है। तो ये आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अब देखिए एक करंट का क्वेश्चन है 2016 का, आपके किसी काम का नहीं है वैसे। देख लेते हैं 2016 के विमंडल प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था एंडी मरे ने। एंडी मरे कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं, और इन्होंने कनाडा को हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो दोस्तों को पणजी जो है, अब देखिए छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश या झारखंड। भारत की राजधानियाँ मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी याद होंगे, नहीं याद है तो आप एक बार अच्छे से उसको देख लीजिए। तो गोवा की राजधानी है पणजी। तो ये पणजी कहाँ की राजधानी? गोवा की राजधानी। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ का रायपुर और झारखंड की राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी दोस्तों, झारखंड की राजधानी कहाँ है?
रांची है। महेंद्र सिंह धोनी का गांव यहीं रांची में महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेटर हैं ये झारखंड के रांची से संबंधित हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों शिमला है। शिमला मनाली का नाम आपने सुना होगा, तो शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। छत्तीसगढ़ की रायपुर है, गोवा पणजी है और झारखंड का राजधानी है रांची। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इतिहास का प्रश्न है, बहुत ही शानदार। औरंगजेब किसका पुत्र था? ये तो आपको पता ही होगा, औरंगजेब शाहजहाँ का पुत्र था, क्योंकि शाहजहाँ को जेल में बंद कर दिया था, आपको याद होगा। तो शाहजहाँ का पुत्र था औरंगजेब। औरंगजेब ने काम किया था, इसने जो है जजिया कर दोबारा लगा दिया था, जो पहले का चला आ रहा था। अकबर ने जजिया कर को ख़त्म किया था, लेकिन आगे चलकर औरंगजेब इसको पुनः लागू कर देता है। तो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे दोस्तों। तो लोकसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो इस समय कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला। ओम बिरला ने किसका स्थान लिया था? तो इसके जस्ट पहले जो सुमित्रा महाजन थी, महिला थी, उनका स्थान ओम बिरला जी ने लिया है। और जीवी मावलंकर पहले स्पीकर थे लोकसभा के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। पंचमहल किस में स्थित है? हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी या आगरा का किला? तो दोस्तों जो पंचमहल है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और इसका निर्माण दोस्तों मुग़ल बादशाह अकबर के द्वारा कराया गया था। और पंचमहल को और किस नाम से जानते हैं? पत्थर के स्वप्न नाम से फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल को हम पत्थर के स्वप्न के नाम से जानते हैं। इतना खूबसूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा माले की राजधानी कहाँ है? दोस्तों माले की राजधानी कहाँ है? तो ये मालदीव है। मालदीव की राजधानी, ये मालदीव देश का नाम है। माले इसकी राजधानी, मालदीव की राजधानी है। माले राजधानी है तो मालदीव की। अब देखिए अल्जीरिया दिया, कीनिया दिया, मॉरिशस दिया है, इसके भी आपको पता होना चाहिए। तो अल्जीरिया का अल्जीरियर्स है, अल्जीरियर्स। केन्या का नैरोबी है, कीनिया या केन्या का नैरोबी। और मॉरिशस का पोर्ट लुइस। कहाँ है? पोर्ट लुइस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां का सारा कामकाज पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित होता है? दोस्तों सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा है। तो दोस्तों ये है आपका दीव। दीव भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां पूरी तरह से जो कामकाज हैं वो सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं। दमन दीव भारत में शामिल कब हुआ था दोस्तों? तो 1961 में भारत में शामिल हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? USA, स्वीडन, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? दोस्तों इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर था, लेकिन अब आप जो है नए राष्ट्रमंडल जो खेल होंगे उसको आप देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया को टोटल 198 पदक मिले थे उस समय और 80 गोल्ड मेडल मिला था। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। इनमें से किसने हनोर IHCH में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? P श्रीनिवेथा, हिना सिद्धू, मानू भाकर या अंजलि भागवत? दोस्तों इसका सही उत्तर है हिना सिद्धू।
चूँकि पुराना प्रश्न है इसको याद रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इससे संबंधित जैसे कि पिस्टल महिला एयर पिस्टल मुकाबले में अगर कोई स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहा है तो उसका नाम आप याद रखें। अगला देखें, अगला प्रश्न है 140 डिग्री नॉर्थ में अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए दोस्तों ये प्रश्न गलत पाया गया है, इसलिए इसका मूल्यांकन नहीं हुआ, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, ये कौन सा है? ग्रीनफील्ड, ग्रीन पीस, क्लीन एन या इको फ्रंट? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? ग्रीन पीस है। ग्रीन पीस ये कैसा पर्यावरण संगठन है? ये गैर सरकारी है, सरकारी नहीं दोस्तों, गैर सरकारी है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में है, नीदरलैंड में। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। और इसका मुख्य कार्य है पर्यावरण समस्या से संबद्ध होकर के विश्व को बचाना। निम्नलिखित में से मेम से पुस्तक के रचयिता कौन है? तो विक्रम सेठ, झुम्मा लाहिड़ी, किरण देसाई या शोभा डे? तो दोस्तों ऑप्शन बी सही है, झुम्मा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी नेम से पुस्तक के रचयिता हैं। अगला प्रश्न, कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजनाएं जितनी हैं सब रट डालिए, कहीं ना कहीं परियोजनाएं बहुत आती हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरल? तो दोस्तों ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कुडनकुलम स्थान पर कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना है। कैसी परियोजना है? ये जलीय विद्युत परियोजना मत समझिएगा इसको, ये ध्यान दीजिएगा। ये कैसा है? नाभिकीय है। नाभिकीय यानी जो परमाणु से बिजली पैदा करते हैं वो वाला है। यूपी में कहाँ है परमाणु ऊर्जा का? तो यूपी में नरवना में है, ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? क्लोरोफार्म है, आयोडोफार्म है, इथाइल अल्कोहल है, ईथर है? तो दोस्तों का सही उत्तर है आयोडोफार्म है। आयोडोफार्म का फुल फार्मूला था CH3। ये क्या है? ये कंपाउंड है यानी यौगिक है जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। बात करें क्लोरोफार्म की दोस्तों, तो क्लोरोफार्म क्या है? एक रंगीन और सुगंधित तरल पदार्थ है, बहुत ही बदबू मारता है, जिसको सूंघा तो बेहोश हो जाए। इथाइल अल्कोहल क्या है? एक द्रव है जो एल्कोहलिक पेय में पाया जाता है। एक द्रव है जो एल्कोहलिक पेय में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में जो तरंगदैर्घ्य होता है लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं आप, वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? पैराबैंगनी में, गामा में, रेडियो तरंगों में और रक्त में? तो दोस्तों ये होता है रेडियो तरंगों में। रेडियो तरंगों में ये सबसे ज़्यादा होता है और इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है रेडियो तरंगों का, ये 3 × 10⁹ एंगस्ट्रॉन से लेकर के 3 × 10⁻14 एंगस्ट्रॉन के मध्य होता है। इसका उपयोग रेडियो में होता है, टेलीविज़न में होता है और टेलीफोन में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा नहीं है? अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम या यूरिया? तो दोस्तों बात करें अमोनियम सल्फेट की, तो अमोनियम सल्फेट का फार्मूला क्या है? NH4SO4। ठीक है, तो देखिए इसमें नाइट्रोजन है, देखिए नाइट्रोजन इसमें N आ गया। कैल्शियम साइनामाइड की बात करें तो कैल्शियम साइनामाइड CaCN2, देखिए नाइट्रोजन यहाँ भी आ गया। बात करें यूरिया की तो CH4N2O, यहाँ भी देखिए नाइट्रोजन आ गया।
सुपर फास्फेट लाइम ही बचा, तो यही इसका उत्तर सही होना चाहिए। तो इसका फार्मूला भी देख लीजिए आप, CaH2PO4 होल ट्वाइस। देखिए इसमें एन नहीं आया दोस्तों, तो ये जो है इसमें नाइट्रोजन उर्वरक नहीं, यानी सुपर फास्फेट ऑफ लाइम इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा चौथा था 83, चलिए 84 पर चलते हैं। न्यूटन स्लाइड यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं दोस्तों। चलिए 84वां है, नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है, वृद्धि होती है, अप्रभावित रहता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो 84वां क्या कहता है प्रश्न आपका, बर्फ़ के साथ नमक मिलाने पर बर्फ़ का जो हिमांक होता है दोस्तों ये घटता है, यानी कम होता है, कम होता जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कैलामाइन का एक अयस्क है, तो कैलामाइन किसका अयस्क है? टिन का है, मैग्नीशियम का, जस्ता का है, या तांबा का है? तो दोस्तों ये किसका है? जस्ता, जस्ता यानी जिंक, Zn इसका फार्मूला है। और कैलामाइन से, जिंक ब्लेड से या जिंकाइड से, ये सभी जो अयस्कों से जस्ता प्राप्त होता है। टिन किससे प्राप्त होता है दोस्तों? टिन के बारे में नहीं पता, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता? तो ध्वनि का देखिए, पानी में ध्वनि चलता है, इस्पात में चलता है, हवा में चलता है। हमने शायद ये प्रश्न आया था इसके पहले हम जब करा रहे थे, और वो किस में आया था? लोअर PCS वाले में आया था, हाँ मुझे याद है। तो ध्वनि इसका उत्तर, जो अगर आपने वीडियो देखा हो तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिए, और नहीं तो मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। पानी, इस्पात, देखिए ये कोई माध्यम, निर्वात जो है यानी जहाँ हवा नहीं, कोई माध्यम ही नहीं है, नथिंग, एकदम एम्प्टी, पूरा खाली। तो जो खाली है वहाँ पर तो ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकता ना, ध्वनि उसमें गमन नहीं कर सकता, तो ये निर्वात है। ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है, वो माध्यम जितना ही सघन होगा, ध्वनि की जो वेग होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा, ध्वनि की चाल उतनी ज़्यादा होगी जितना सघन माध्यम होगा। यानी अगर कोई धातु है, इस्पात है, इसमें ध्वनि का जो वेग होगा अधिकतम होगा, लेकिन अगर वो पानी है तो उसमें थोड़ा सा कम होगा, हवा है तो और भी कम होगा, और निर्वात है तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखिए, कंसेप्ट की बात है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है? उसमें विटामिन के बारे में पूछा है, तो ये बहुत ही साधारण प्रश्न है, आप इसके बारे में जानते होंगे। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर C में विटामिन C भी दिया है, तो सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों विटामिन के बारे में कभी कभी आसान प्रश्न आ जाते हैं, तो कभी बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न भी आते हैं, इसलिए हमें लगभग सभी विटामिन को अच्छे से याद रखना है। तो चलिए कुछ विटामिन के बारे में आपको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विटामिन A की बात है तो किसके लिए है? रतौंधी के लिए है। रतौंधी, विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B की कमी से, तो विटामिन B में देखिए कई प्रकार के होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, ठीक है, B5, B6, ठीक है, इतने सारे होते हैं। तो जो B1 की कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की बात करें, B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ग्लासाइटिस रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से आपका स्किन रोग होता है, यानी चर्म रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। बाल सफ़ेद होने लगते हैं विटामिन B3 की कमी से, कम उम्र में जो बाल सफ़ेद होते हैं। उसके बाद विटामिन B8 की कमी से कौन सा रोग होता है? B1, B2, B5 है। B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है पेलेग्रा होता है। उसके अलावा दोस्तों विटामिन B6 की बात करें तो ये एनीमिया होता है, एनीमिया यानी रक्त अल्पता विटामिन B6 की कमी से होता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन C की कमी से आप जानते हैं स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D की कमी से सूखा रोग यानी रिकेट्स, इसे आपको
रिकेट्स बोलते हैं, सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है दोस्तों, तो जो हमारी पेशियाँ होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये है इसके बारे में कुछ जानकारी। चलिए अगले अपने टॉपिक पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर। कह रहे एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है। दोस्तों पेड़ की उम्र का पता देखिए उसके वजन से, उसकी ऊंचाई से, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, या कितनी गहराई तक अपनी जड़ों के प्रवेश से, किससे आप पता लगाएंगे दोस्तों। अब देखिए वज़न की कोई सीमा नहीं है, कब पेड़ का वज़न बहुत ज़्यादा, अच्छा खाद पानी मिलेगा तो बहुत ज़्यादा वज़न हो जाएगा, नहीं तो कम है, चाहे जितना पुराना पेड़ है उसका वज़न नहीं बढ़ पाएगा। ऊंचाई भी बीच बीच में अगर उसको डिस्टर्ब किया गया तो ऊंचाई भी बहुत अच्छी नहीं बढ़ पाएगी। वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, अगर देखिए दोस्तों जैसे पेड़ है और उसको आपने काट दिया, जो काटेंगे तो आपको इस तरह से गोल गोल ढेर सारे छल्ले दिखेंगे। तो दोस्तों जितने वर्ष का पेड़ हुआ रहता है छल्लों को गिन लीजिए, उसकी एज पता चल जाएगी, उसकी आयु पता चल जाएगी। यानी 1 2 3 4 5 6 जितने भी, अगर 6 है तो यानी 6 साल का पेड़ था, 100 है तो यानी 100 साल पुराना पेड़ था जिसको काटा गया। तो इस तरह से अपनी वार्षिक छल्ले से आप पेड़ की आयु ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। देखिए सौर ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, तो कौन सा है। तो देखिए ये होता कहाँ है, सौर ऊर्जा को चेंज कौन कर लेता है, तो ये देखिए पेड़ पौधे करते हैं। तो पेड़ पौधे कैसे करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। पौधे, शैवाल, कुछ बैक्टीरिया द्वारा भी ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो हल्दी से आप सभी परिचित हैं, सबसे जो है फेमस मसाला है, इसके बिना तो ना दाल बनती ना सब्जी। तो देखिए जड़, तना, फल या फूल, तो दोस्तों वो जो पाया जाता है ज़मीन के नीचे होता है, लेकिन ये तना का प्रकार है। जैसे आलू जो है आलू को हम तना बोलते हैं ना, ये भी रहता है अंदर जड़ के अंदर ही, ज़मीन के अंदर ही इसका उत्पादन होता है। वैसे हल्दी भी होता है ज़मीन के अंदर भले होता है, लेकिन इसको तना बोलती है, तना का रूप है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है वो कौन सा है, लौह है, तांबा है, क्रोमियम या मैग्नीशियम। तो देखिए रक्त में तो आपका लौह पाया ही जाता है, आप जानते हैं, तांबा भी पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये क्रोमियम है, यही नहीं पाया जाता, ठीक है, तो क्रोमियम नहीं पाया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है। तो दुग्ध द्वारा कोई बीमारी नहीं फैलती। दूध तो जो दूध है ये बहुत ही शुद्ध अगर है तो बहुत ही लाभदायक है, लेकिन अगर ये अशुद्ध है यानी संक्रमित है, अगर संक्रमित दूध है तो इससे क्षय रोग हो सकता है, डिप्थीरिया हो जाता है। दोस्तों ये भी विवादित आंसर है, क्योंकि 2 इसके ऑप्शन जो है सही दे दिए गए, क्षय रोग भी हो जाता है संक्रमित दूध से और डिप्थीरिया भी हो सकता है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नारंगी प्रचुर स्रोत है, किसका स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट का है, वसा का है, प्रोटीन का है या विटामिन का। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं नारंगी खट्टा फल है या सिट्रस फ्रूट है, तो वो जो है रसेदार फल ज़्यादातर उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी विटामिन आ गया तो विटामिन का इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है, तो विटामिन का ये। इसके अलावा इसमें जो है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन सी पाए जाते हैं। तो नारंगी विटामिन का स्रोत है, ना कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा का। वसा की बात करें तो जो तेल है, ठीक है, तेल, मछली, तेल, मछली आदि चीज़ों में या बादाम वगैरह में वसा पाए जाते हैं। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है आपको अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, दाल में सबसे ज़्यादा, दाल में चने की दाल और अरहर की दाल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें दोस्तों, जो भी आप गेहूँ है, जौ है, ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का खोज का श्रेय जो है जे थॉम्सन को जाता है दोस्तों। तो बात अगर करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान कितना है वो 9.8 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए इसके पहले ये भी देखते हैं, रदरफोर्ड भी यहाँ पर हैं, तो और जेम्स चैडविक भी हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। ये सभी आप ध्यान में रखिएगा, ईंटा पर नाचे। चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा होती है विभवांतर के प्रत्यक्षतः आनुपातिक, प्रतिरोध के प्रत्यक्षतः आनुपातिक, या अगला ऑप्शन इधर आगे है लेकिन यहीं पर इसका आंसर इसी में मिल जाएगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका सही उत्तर है दोस्तों विभवांतर के प्रत्यक्षतः अनुपातिक। ठीक है, तो ये कैसे है? तो देखिए V प्रोपोर्शनल टू I होता है, आप जानते हैं, और V इज इक्वल टू रजिस्टेंस इनटू करंट, या यूँ कह सकते हैं V इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V बाई आई। R इक्वल टू I को दे ले जाइए V बाई आई। ठीक है, जहाँ R क्या है? कांस्टेंट है। तो आप समझ ही गए होंगे अब विभवांतर के प्रत्यक्षतः अनुपातिक होती है विद्युत धारा, तो V प्रोपोर्शनल टू I होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमने 95 तक क्वेश्चन कर लिया और 32 मिनट हो गए हैं, लगभग आधे घंटे आपके बीत चुके हैं। तो इसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा क्योंकि हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं डीप में कहीं कहीं। तो दोस्तों अगर आप, लेकिन प्रश्न अब ज़्यादा शायद बचे नहीं हैं, देखते हैं। 106 तक हैं, इसमें कितने क्वेश्चन होंगे? 96 से 106 तक क्वेश्चन है, यानी करीब करीब 10 क्वेश्चन इसमें हैं। चलिए इसको हम अगले किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो इसको हम यहीं पर रखते हैं। इसको नेक्स्ट पार्ट जो 10वां पार्ट होगा, छोटा सा पार्ट बना करके उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपसे दोस्तों यही आपसे वो है कि आप इसको देखें, इसका लाभ उठाएं और अपने इंटरस्लाइट यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। दोस्तों शेयर प्लीज़ यार, या प्लीज़ शेयर। ठीक, ओके, चलिए अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे। नमस्कार।